क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों रहते हैं और बाकी लोग ताउम्र पैसों की तंगी में क्यों जूझते रहते हैं? क्यों एक ही शहर में एक जैसी नौकरियों के बावजूद एक इंसान महल में रहता है और दूसरा कर्ज में डूबा होता है? बाबिलोन, एक ऐसा शहर जिसे प्राचीन काल का सबसे अमीर शहर कहा जाता था, और वहीं की गलियों में एक आम आदमी ने सीखा पैसों का ऐसा रहस्य जिसने उसे रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन बना दिया। इस किताब में छिपे हैं वो 10 गहरे सबक जो अगर आपने आज सीख लिए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। न कोई कठिन भाषा, न कोई जादू, बस सादे, आसान और आजमाए हुए प्रिंसिपल्स जो हजारों सालों से काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन की चैप्टर वाइज समरी और जानते हैं वो 10 अमूल्य सिद्धांत जो आपको भी बना सकते हैं कल का अमीर इंसान। चैप्टर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बेबीलोन के एक चारियॉट बिल्डर बांसिर अपने घर की दीवार पर बैठा परेशान था। उसके पास पैसे नहीं थे और उसका काम अधूरा पड़ा था। उसकी बीवी बार बार बाहर झांकती थी क्योंकि घर में खाना भी नहीं बचा था। वो सोच में डूबा हुआ था कि इतनी मेहनत के बावजूद उसके पास कभी भी पैसे क्यों नहीं रहते। तभी उसका दोस्त कोबी, जो एक म्यूजिशियन था, वहां आया और उसने मजाक में कहा कि बंसिर तो बहुत अमीर हो गया लगता है क्योंकि वो आराम से बैठा है। लेकिन बंसिर ने उदासी से बताया कि उसकी जेब में एक भी शेकल नहीं है। दोनों ने महसूस किया कि वे सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं बचा। बंसिर ने अपना सपना बताया जिसमें वो बहुत अमीर था। उसके पास पैसे थे, अच्छा खाना था, उसकी बीवी खुश थी। लेकिन जब वो जागा तो उसे समझ आया कि यह सब सिर्फ एक सपना था। अब उसे यह बात चुभ रही थी कि असली जिंदगी में वो कितना गरीब है। फिर उन्होंने देखा कि बैबिलोन में बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन पैसे नहीं बचते। उन्होंने यह सवाल किया कि जब हम इतनी समृद्ध नगरी में रहते हैं तो हम गरीब क्यों हैं? दोनों दोस्तों ने यह तय किया कि उन्हें अब अपने हालात बदलने होंगे। उन्हें अमीर बनने का तरीका सीखना होगा। तभी उन्हें अपने पुराने दोस्त आर्कट की याद आई, जो कि अब बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। उन्होंने सोचा कि अगर आर्कट अमीर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। उन्होंने आर्कट से मिलने का फैसला किया ताकि वो उससे सीख सकें कि वेल्थ कैसे बनाई जाती है। उन्होंने अपने कुछ और दोस्तों को भी साथ चलने को कहा ताकि सब मिलकर सीख सकें। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ी सीख है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास पैसा हो तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। तुम्हें पैसा कमाने और संभालने का सही तरीका सीखना होगा। चैप्टर 2, द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन। इस चैप्टर में हम मिलते हैं आर्कट से, जो अब बैबिलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। उसके पुराने दोस्त जिनके साथ उसने बचपन में पढ़ाई की थी उससे मिलने आते हैं और सवाल करते हैं, जब हम सबने साथ में पढ़ाई की, साथ में खेले, फिर तू अमीर कैसे बन गया और हम आज भी तंगी में जी रहे हैं? अर्काड उन्हें बताता है कि अमीरी कोई लक या फेट से नहीं आती, बल्कि यह सीखने से आती है कि पैसे को कमाना, बचाना और बढ़ाना कैसे है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास आज भी सिर्फ जरूरत भर का पैसा है तो या तो तुमने पैसे के रूल्स नहीं सीखे या उन्हें अपनाया नहीं। वो आगे बताता है कि किस तरह एक समय वह भी गरीब था, लेकिन उसमें एक गहरी इच्छा थी अमीर बनने की। उसने तय किया कि वो पैसे की समझ सीखेगा। वो एक स्क्राइब, लेखक का काम करता था और वहां से जो भी कमाता था वो सब खर्च हो जाता था। फिर एक दिन एक धनवान आदमी अल्गमिश आया और उसने अर्काद से एक टैबलेट तैयार करने को कहा। अर्काद ने उससे एक डील की, अगर मैं तुम्हारा काम पूरी रात में कर दूं तो बदले में मुझे अमीर बनने का रास्ता बता देना। अल्गमिश मान गया। अल्गमिश ने कहा, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप, यानी जो भी कमाओ उसमें से थोड़ा हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाओ। आर्कट को पहले यह बात सिंपल लगी, लेकिन जब उसने इसे सीरियसली फॉलो किया तो उसकी जिंदगी बदल गई। वो हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा बचाने लगा और फिर उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करने लगा। लेकिन गलती भी हुई। उसने अपनी पहली सेविंग्स एक ब्रिक मेकर को दे दी
जो उसे फॉरेन जूल्स में इन्वेस्ट करने वाला था। लेकिन वो ठग लिए गए और पैसा डूब गया। अल्गमिश ने समझाया, जिस चीज की समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट मत करो। धीरे धीरे अर्काड ने सीखा कि खुद को सबसे पहले पैसे दो, सेव करो, जहां एक्सपीरियंस हो वहीं पैसा लगाओ। अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा कमाए। अर्काड ने ये सारे प्रिंसिपल्स अपने बेटे को भी सिखाए और बाद में खुद एक बड़े व्यापारी और जमीनों के मालिक बन गए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, हर इंसान अमीर बन सकता है अगर वो सही नॉलेज ले और उस पर एक्शन करे। पैसा कमाना स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। चैप्टर 3, 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। इस चैप्टर में किंग सारगोन आर्कड को बुलाता है क्योंकि उसके राज्य के लोग गरीबी से परेशान हैं। राजा चाहता है कि बेबीलोन फिर से समृद्ध और पावरफुल बने, लेकिन लोग पैसे को संभालना नहीं जानते। इसलिए वह आर्कड से कहता है कि वो लोगों को अमीर बनने का तरीका सिखाए। आर्कड एक क्लास में 100 लोगों को बुलाता है और उन्हें 7 क्योर सिखाता है जिससे कोई भी इंसान अपने खाली पर्स को भर सकता है। द फर्स्ट क्योर, स्टार्ट दाई पर्स टू फैटनिंग, अर्काड कहता है, हर 10 कॉइन्स में से एक कॉइन अपने पास जरूर रखो। मतलब जो भी इनकम हो उसका कम से कम 10% सेव करो। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही सेविंग की हैबिट बनेगी तुम खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करने लगोगे। द सेकेंड क्योर, कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। कई लोग कहते हैं कि बचाने को कुछ बचता ही नहीं, सब जरूरी खर्चे होते हैं। लेकिन आर्कड कहता है कि हर इंसान की डिजायर्स अनलिमिटेड होती हैं और अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इनकम कभी भी पूरी नहीं पड़ेगी। इसलिए अपनी नीड्स और डिजायर्स में फर्क समझो और बजट बनाओ ताकि तुम सेविंग के साथ जी सको। द थर्ड क्योर, मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। सेविंग करने के बाद अगला स्टेप है उसे इन्वेस्ट करना। पैसे को आइडल मत रखो, उसे काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा जनरेट करे। जैसे आर्कड ने अपने पैसे को शील्ड मेकर को लोन देकर बढ़ाया, वैसे ही तुम भी अपने पैसों से पैसा कमाओ। द फोर्थ क्योर, गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस इन्वेस्टमेंट। करते समय कॉशन बहुत जरूरी है। आर्काड अपनी गलती शेयर करता है कि कैसे उसने एक ब्रिक मेकर को जूल खरीदने के लिए पैसे दिए और वो ठग लिया गया। सीख ये है, जिस फील्ड की नॉलेज नहीं है उसमें इन्वेस्ट मत करो और एक्सपीरियंस्ड लोगों की सलाह लो। द फिफ्थ क्योर, मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। आर्काड कहता है कि अपना घर खुद का होना चाहिए। जब कोई आदमी खुद का घर खरीदता है तो उसका रेंट बचता है, सिक्योरिटी मिलती है और फैमिली को कंफर्ट मिलता है, और घर एक वैल्यूएबल एसेट भी बनता है। द सिक्स्थ क्योर, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। हर इंसान को फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। जब बुढ़ापा आए या कुछ हो जाए तो एक नियमित आय का स्रोत होना चाहिए। इसके लिए जल्दी से जल्दी पैसे जमा करना और उन्हें वाइजली इन्वेस्ट करना जरूरी है। द सेवेंथ क्योर, इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। आर्काड कहता है कि सबसे जरूरी बात है अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। खुद को इंप्रूव करो, अपने काम में स्किलफुल बनो, नॉलेज लो और स्मार्ट डिसीजंस लो, तभी ज्यादा पैसा कमाने का चांस बढ़ेगा। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे समझदारी से मैनेज और ग्रो करना भी जरूरी है। चैप्टर 4, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक। इस चैप्टर में आर्काड लोगों को गुड लक यानी अच्छे भाग्य के बारे में सिखाता है। वो कहता है कि हर कोई लक का इंतजार करता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे पकड़ पाते हैं। आर्काड लोगों से सवाल करता है, क्या भाग्य खुद आता है या उसे बुलाना पड़ता है? वो एग्जाम्पल्स देता है जहां लोग गुड लक को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्शन लेने में देर कर दी। एक कहानी में एक आदमी को मौका मिलता है कि वो एक अच्छा घोड़ा खरीद सके जो उसे प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन वो सोचते सोचते समय निकाल देता है और मौका चला जाता है। आर्काड कहता है कि अगर उसने तुरंत फैसला लिया होता तो लक उसकी होती। मेन पॉइंट यह है, गुड लक उन्हें मिलती है जो अपॉर्चुनिटी आने पर तुरंत एक्शन लेते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ सोचते रहते हैं। आर्काड बताता है कि किस्मत, लक, कोई जादू नहीं है, बल्कि वो एक रिवॉर्ड है उन लोगों के लिए जो तैयार रहते हैं
और बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। वो कहता है, मैन ऑफ एक्शन आर फेवर्ड बाय द गॉडेस ऑफ गुड लक। वो ये भी समझाता है कि गैम्बलिंग या जल्द पैसा कमाने की कोशिश लक नहीं है, बल्कि फूलिशनेस है। ट्रू लक आती है जब आप प्रिपेयर्ड हो और सही समय पर सही स्टेप लेते हो। आर्काड की सलाह है, लकी बनना है तो एक्शन लो, अपॉर्चुनिटीज को पहचानो और वक्त रहते यूज करो। नॉलेज के साथ करेज कंबाइन करो, इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो उसके आने से पहले रेडी रहते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं। चैप्टर 5 द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। इस चैप्टर में आर्कड का बेटा नोमसीर की कहानी बताई जाती है। आर्कड उसे वेल्थ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और कहता है कि 3 साल के अंदर या तो वो अपनी समझदारी से अमीर बने या फिर खाली हाथ लौटे। आर्कड उसे 2 चीजें देता है, एक बैग जिसमें 100 गोल्ड कॉइन्स थे, एक टैबलेट जिसमें लिखे थे द 5 लॉज ऑफ गोल्ड। नोमसीर ने शुरू में गलती की। उसने सोचा कि पैसे से ही सब कुछ आ जाएगा और उसने इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाल दिया बिना सोचे समझे, और कुछ ही समय में उसका सारा पैसा लॉस हो गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, गोल्ड की 5 लॉज। वो टैबलेट को ध्यान से पढ़ता है और उन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने फैसले लेने लगता है। धीरे धीरे वो फिर से वेल्थ बनाता है और 3 साल में अपने पिता के पास रिस्पेक्ट और रिचेस दोनों के साथ लौटता है। अब जानते हैं वो 5 लॉज ऑफ गोल्ड क्या हैं। 1. Gold comes gladly and in increasing quantity to any man who will put by not less than 1/10 of his earnings to create an estate for his future and that of his family. हर महीने की इनकम का कम से कम 10% बचाओ ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। 2. Gold labors diligently and contentedly for the wise owner who finds for it profitable employment. सिर्फ पैसा बचाना नहीं, उसे इन्वेस्ट करो ताकि वो और पैसा कमाए। आइडल पैसा कुछ नहीं करता। 3. Gold clings to the protection of the cautious owner who invests it under the advice of men wise in its handling. पैसे को वहां इन्वेस्ट करो जहां सेफ्टी और एक्सपीरियंस हो। जो फील्ड तुम्हें समझ ना आए वहां पैसा मत लगाओ। 4. Gold slips away from the man who invests it in businesses or purposes with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep. अनजानी स्कीम्स या इमोशनल डिसीजंस से लॉस ही होता है। इमोशन से नहीं, नॉलेज से फैसला करो। 5. Gold flees the man who would force it to impossible earnings or who followeth the alluring advice of tricksters and schemers. अगर कोई प्लान बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे तो समझो उसमें डेंजर है। ग्रीड से बचो। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, गोल्ड यानी वेल्थ सिर्फ उन्हीं के पास टिकती है जो उसे समझदारी से मैनेज करते हैं। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक अलग स्किल है, और ये 5 लॉज उस स्किल की फाउंडेशन है। चैप्टर 6 द गोल्ड लेंडर ऑफ बैबिलोन। इस चैप्टर में हम मिलते हैं रोदन, जो एक स्पीयर मेकर है और राजा से इनाम में 50 गोल्ड पीसेस पाता है। यह पहली बार होता है जब उसके पास इतना सारा पैसा आता है, और वो एक्साइटेड भी है लेकिन कंफ्यूज्ड भी कि अब इस पैसे का करे क्या। रोदन अपनी बहन को पैसे देने का सोचता है क्योंकि उसकी शादी एक आदमी से हो रही है जो कोई इनकम नहीं कमाता, पर उसकी बहन चाहती है कि वो रोदन से पैसे लेकर अपने पति का बिजनेस शुरू कराए। लेकिन रोदन को डर है कि अगर उसका पति पैसे डुबो देता है तो सारा गोल्ड चला जाएगा। इस कंफ्यूजन में रोदन सलाह लेने जाता है मथोन के पास, जो कि बैबिलोन का सबसे एक्सपीरियंस्ड और वाइज मनी लेंडर है। मथोन रोदन को कुछ बहुत जरूरी बातें समझाता है। 1. हर किसी को लोन देना सही नहीं होता। मथोन कहता है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो पहले से ही पैसे संभालने में अच्छा नहीं है या जिसकी रेप्यूटेशन ठीक नहीं है, तो उसे पैसा देना गोल्ड को खतरे में डालना है। 2. अगर किसी के पास पैसा वापस करने की स्किल नहीं है तो सिर्फ उसकी ईमानदारी या नीयत पर भरोसा करना गलत है। मथोन कहता है, गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ, एबिलिटी इज व्हाट मैटर्स।
3 पैसा लोन देने से पहले सोचो, क्या वो आदमी इसे सही तरीके से यूज करेगा और वापस कर पाएगा? मथॉन कहता है कि जो लोग पैसा सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, उनको लोन देना स्मार्ट होता है, क्योंकि उनका पैसा ग्रो करता है और वापस आता है। 4. गोल्ड की प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है। मथॉन रोडान से कहता है, गोल्ड की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि अगर उसे सही तरीके से यूज किया जाए तो वो और गोल्ड बनाता है, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो उड़ जाता है और वापस नहीं आता। इस कहानी से रोडान सीखता है कि पैसा देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशंस से नहीं, लॉजिक और एक्सपीरियंस से डिसीजंस लेने चाहिए। हर मदद सही नहीं होती, कभी कभी ना कहना भी जरूरी होता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहे और ग्रो करे, तो उसे सिर्फ उन्हीं के हाथों में दो जो उसे संभालना जानते हो। इमोशनली नहीं, वाइजली सोचो, तभी पैसा टिकेगा और बढ़ेगा। चैप्टर 7, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में कहानी शुरू होती है बेबीलोन पर एक दुश्मन के हमले से। दुश्मन की सेनाएं शहर के बाहर तैनात हैं और शहर के लोग डर से कांप रहे हैं, लेकिन शहर की मजबूत दीवारें, वॉल्स, उन्हें सुरक्षा दे रही हैं। ओल्ड सोल्जर बंजार दीवार पर तैनात है और जनता को हिम्मत दिलाता है। जब लोग डरते हैं कि दुश्मन हमला कर देगा, तो बांजर कहता है, हमारी दीवारें मजबूत हैं, हमने इन्हें ऐसे ही समय के लिए बनाया था। वो जनता को समझाता है कि घबराना नहीं है, क्योंकि यह प्रोटेक्शन बहुत सोच समझकर बनाई गई है। जब दुश्मन हमला करता है तो बेबीलोन की दीवारें इतनी मजबूत होती हैं कि दुश्मनों को पीछे हटना पड़ता है। पूरा शहर बच जाता है और लोग चैन की सांस लेते हैं। इस कहानी के जरिए एक बहुत गहरी बात सिखाई जाती है। जैसे बेबीलोन की दीवारों ने लोगों की रक्षा की, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ऐसी ही प्रोटेक्शन देनी चाहिए। मतलब, इंश्योरेंस लेना ताकि इमरजेंसी में मदद हो सके, सेविंग और इन्वेस्टिंग करना ताकि फ्यूचर सिक्योर हो, फाइनेंशियल नॉलेज और प्लानिंग से खुद को लाइफ की डिफिकल्टी से प्रोटेक्ट करना। आर कार्ड इस एग्जाम्पल से यह सिखाता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्स प्रोटेक्ट अ सिटी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोटेक्ट्स योर लाइफ। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, तैयारी और सुरक्षा फ्यूचर को सेफ बनाती है। जैसे बेबीलोन ने अपने लोगों को दीवारों से सुरक्षित रखा, वैसे ही हर इंसान को अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए एक मजबूत दीवार तैयार करनी चाहिए, थ्रू सेविंग, इंश्योरेंस एंड स्मार्ट प्लानिंग। चैप्टर 8, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इस चैप्टर में एक नई और इमोशनल कहानी है। तरकाड नाम का एक नौजवान जो बहुत गरीब हो गया है। उसके पास ना खाना है, ना पैसा और ना कोई उम्मीद। वो सड़कों पर भटक रहा होता है और लोगों से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उस पर उधार है। उसी समय उसे मिलते हैं दबसेर, जो एक कैमल ट्रेडर हैं और तारकड से काफी कॉन्फिडेंट और सम्मान के साथ बात करते हैं। तारकड उनसे उधार मांगता है, लेकिन दबासेर उसे कुछ और देते हैं, एक कहानी जो उसकी जिंदगी बदल देती है। दबासेर बताते हैं कि वो भी एक समय में बहुत गरीब और डेट में डूबे हुए थे। उन्होंने कर्ज लिया था, खर्च किया और फिर चुकाने के काबिल नहीं रहे। शर्मिंदगी और गिल्ट से भरे हुए वो बेबीलोन छोड़कर भाग गए और सीरिया में गुलाम बन गए। वहां एक रिच महिला ने उन्हें खरीदा और उन्हें कैमल चलाना सिखाया। दाबसिर को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन उस महिला ने उसे एक बहुत गहरी बात कही, अ मैन हु कैनॉट रिस्पेक्ट हिमसेल्फ कैनॉट एवर बी फ्री। उस बात ने दाबासिर को झकझोर दिया। उसने तय किया कि वो अपनी इज्जत और जिम्मेदारी वापस पाएगा। दाबासिर भागकर वापस बेबीलोन आया और वहां के सारे उद्धार देने वालों को एक एक कर पैसे लौटाने की योजना बनाई। उसने काम किया, कमाया, थोड़ा थोड़ा करके हर कर्ज चुकाया और आज वो एक सक्सेसफुल कैमल ट्रेडर बन चुका है। इस कहानी की सबसे गहरी सीख है, ईमानदारी से कर्ज लौटाना इंसान की कैरेक्टर और सेल्फ रिस्पेक्ट का हिस्सा है। इंसान तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को पूरा ना करे। अगर मन में हिम्मत हो और एक्शन लिया जाए, तो हालात चाहे जैसे भी हों, बदले जा सकते हैं।
इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है, एक सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उन्हें सुधारता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। कर्ज से डरना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे सही तरीके से निपटाना है। चैप्टर 9, द क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। यह कहानी शुरू होती है एक मॉडर्न कॉलेज प्रोफेसर की लेटर से, जो बेबीलोन से प्राप्त 5 प्राचीन क्ले टैबलेट्स का ट्रांसलेशन कर रहा होता है। वो हैरान होता है कि 5000 साल पुरानी ये टैबलेट्स किसी वॉरियर या राजा की नहीं, बल्कि एक आम इंसान की फाइनेंशियल स्ट्रगल और उससे बाहर निकलने के जर्नी को दर्शाती हैं। इन टैबलेट्स में दाबाजीर नाम के एक कैमल ट्रेडर की कहानी है, जो स्लेवरी से लौटकर बेबीलोन आता है और एक पक्का इरादा करता है अपने सारे कर्ज चुकाने का और फिर से सम्मान पाने का। पहली टैबलेट में डाबासिर लिखता है कि वो मथॉन नाम के गोल्ड लेंडर की सलाह पर एक फाइनेंशियल प्लान फॉलो करेगा। ये प्लान 3 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहले अपनी इनकम का 10वां हिस्सा हमेशा सेव करना है, दूसरा 70% में घर चलाना है और तीसरा बाकी 20% से अपने सभी उधार धीरे धीरे चुकाने हैं। ये स्ट्रैटेजी उसे एक स्ट्रक्चर्ड और ऑनरेबल लाइफ जीने की दिशा में ले जाती है। दूसरी टैबलेट में वो अपने सारे उधार और उधारदाताओं के नाम डिटेल्स के साथ लिखता है। इससे ये समझ आता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी इस प्लान का अहम हिस्सा है। दबसीर सभी को बताता है कि वो हर महीने की कमाई में से 20% बराबर बांटेगा और सभी को धीरे धीरे चुका देगा। तीसरी टैबलेट में वो बताता है कि किस तरह कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कुछ ने सहारा दिया, पर अब उसे अपने पुराने फैसलों पर पछतावा है और वो हर हाल में अपना प्लान पूरा करना चाहता है। वो मानता है कि दूसरों को समझाना मुश्किल है, लेकिन खुद की कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। चौथी टैबलेट में वो आगे की प्रोग्रेस शेयर करता है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, वो उसी रेशियो से सेविंग और डेट रिपेमेंट करता रहता है। अब उसके पास खुद के पैसे भी हैं, उसका आत्मसम्मान बढ़ रहा है और उसका घर भी पहले से ज्यादा खुशहाल है। 5वीं और आखिरी टैबलेट में वो लिखता है कि आज उसने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है। अब वो एक एक्स स्लेव नहीं, बल्कि एक ऑनरेबल मैन है। उसके पुराने क्रेडिटर्स अब उसकी इज्जत करते हैं और उसकी वाइफ भी उस पर गर्व करती है। वो इस प्लान को हर उस इंसान के लिए रिकमेंड करता है जो गरीबी और कर्ज के दलदल से निकलकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाना चाहता है। इस चैप्टर का मैसेज टाइमलेस है। अगर एक गुलाम से आया इंसान अपने गोल सेट करके डिसिप्लिन्ड वे में काम कर सकता है, तो कोई भी इंसान अपने डेट्स चुकाकर वेल्थी और रिस्पेक्टेड बन सकता है। इसका सबसे बड़ा लेसन यही है, जहां डिटर्मिनेशन है वहां रास्ता भी है। चैप्टर 10, द लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। यह चैप्टर शुरू होता है शरुनाडा की कहानी से, जो बेबीलोन का एक सक्सेसफुल और सम्मानित मर्चेंट प्रिंस होता है। वो अपनी कैरावैन के साथ दमास्कस से बेबीलोन लौट रहा होता है, लेकिन इस यात्रा में उसके साथ एक नौजवान होता है, हदान गुला, जो उसके पुराने बिजनेस पार्टनर आराद गुला का पोता है। शरुनाडा उस लड़के को देखता है और सोचता है कि यह अपने दादा की लेगेसी को कैरी करने के लिए शायद तैयार नहीं है। हदान गुला बहुत ही आराम पसंद और जुअल लविंग नौजवान होता है और शरुनाडा को उसकी सोच पर चिंता होती है। हदान उससे पूछता है, तुम इतने अमीर हो, फिर भी इतनी मेहनत क्यों करते हो? शरुनाडा इसका जवाब एक कहानी के रूप में देता है, अपनी ही कहानी, जिसमें वो बताता है कि कैसे वो खुद एक गुलाम हुआ करता था। शरुनाडा बताता है कि वो अपने भाई की वजह से एक बार स्लेव बन गया था और उसे कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। स्लेव मार्केट में उसे एक बेकर नाना नाइड ने खरीदा और वहीं से उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन की शुरुआत होती है। वो बेकिंग सीखता है, फिर हनी केक्स बनाता है और फिर खुद बेचने लगता है। धीरे धीरे वो इतना कमा लेता है कि अपनी फ्रीडम खरीद सके। शरुनाडा यह भी बताता है कि उसका जीवन बदलने वाला एडवाइस उसे एक पुराने स्लेव मेगिडो से मिला था, जिसने कहा था, काम को अपना दोस्त बना लो। शरुनाडा ने इस बात को जीवन भर के लिए अपना लिया।
जब शारूनाडा अपनी कहानी खत्म करता है तो हदान गुला इमोशनल हो जाता है। उसे समझ आता है कि उसके दादा आराट गुला भी कभी एक गुलाम थे, लेकिन उन्होंने भी इसी तरह मेहनत से अपना जीवन बदला। यह जानकर हद गुल्ला की सोच बदल जाती है। वो अपने कानों के ज्वेल्स और उंगलियों की रिंग्स निकाल देता है और कहता है कि अब से वो भी अपने दादा की तरह शुरुआत करेगा, विनम्रता से और काम को इज्जत देते हुए। इस चैप्टर का सबसे मजबूत मैसेज है, काम केवल गुलामों के लिए नहीं होता, बल्कि वो हर उस इंसान के लिए एक वरदान है जो आगे बढ़ना चाहता है। मेहनत, ईमानदारी और कंसिस्टेंसी से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। तो दोस्तों, यह थी इस बुक की समरी और इसके मेन पॉइंट्स। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।